प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, चलिए पीवाई क्यूट से मिलते जुलते 100 प्रश्नों का यहाँ पर संकलन में रखा है। देखते हैं, एक एक प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर लगे हुए हैं ये सभी प्रश्न आपके यूजी सेनेट के ओल्ड पेपर हैं। 2012, 13, 14, 15, 16, 17 सभी के छोटे छोटे प्रश्न मिला करके एक 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर यहाँ मैंने तैयार किया है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न आता है। प्रश्न है हमारा कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। ठीक है, सूफी काव्य का उद्देश्य है, क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रेम निरूपण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा करूंगी, ठीक है, ताकि आपको क्लास प्रॉपर दिखे, एक भी प्रश्न आपका न छूटे। चलिए ओके, आ गए हम दूसरे प्रश्न पर। और हमारा दूसरा प्रश्न एक कथन है आचार्य शुक्ल का। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य शुक्ल के कथन आपके पेपर में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है कि आपको बताना है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। बताना है विचार किसका है? तो कथन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, ये पैटर्न आपका खूब रिपीट होता है पेपर में, नेट के पेपर में, देख लीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला है? आकार बहुला, ओकार बहुला, उदासीन आकार बहुला। थोड़ा सा इसको देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके अभी जो परीक्षाएं निकटतम है आपके, नेट है, टीजीटी पीजीटी है, या फिर और जो परीक्षाएं आपके अभी एचपीएससी का एग्जाम है, साथ में अभी आपके एग्जाम लगे हैं, एमपीपीएससी का भी एग्जाम है 1 जून को। तो ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके आगामी पेपर में काम आएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है वो बुंदेली हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमारा आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट के पेपर में ये प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आएगा कि अपभ्रंश और उनसे विकसित उपभाषा के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकलेगा, एक बार थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ देती हूँ कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिसकी उपबोलियां हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ, मागधी से बिहारी का, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, क्योंकि मैथिली बिहार, इसकी जो बोलियां हैं वो मैथिली, भोजपुरी और मगही हैं। सभी युग्म संगत हैं? नहीं, सभी संगत नहीं है। सी ऑप्शन संगत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पैसाची से पंजाबी का विकास हुआ है। ठीक है, सिंधी का नहीं। चलिए आगे अगला प्रश्न फिर हमारा आता है। एक पंक्ति है जो कि आदिकाल के संदर्भ में है, और ये पंक्ति आपके पेपर में आ ही जाती है, चाहे वो सरहपा की हो, कण्हपा की हो, या फिर देवसेन की हो, हेमचंद्र की हो। तो थोड़ा सा इन पंक्तियों को आप पढ़ के जाइएगा आगामी पेपर के लिए कि आगम वेय पुराणे पाणियमाण भंति। आपको पता है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कण्हपा की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेपर में आपके आया हुआ प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? क्योंकि आपको पता है प्रेमचंद जी ने सबसे पहले उर्दू में वो लिखते थे, बाद में उसका हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। तो उर्दू में वो किस नाम से सेवा सदन उपन्यास को उन्होंने लिखा था? तो बाजारे हुस्न नाम से लिखा है उन्होंने। यदि आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि चौगाने हस्ती किस उपन्यास का नाम है, गोसाए आफिद किसका है, हम खुर्जा व हम सबाब किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये उर्दू में लिखा गया है, इसका हिंदी क्या होगा यदि आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलती हूँ। यहाँ पे अच्छा, प्रश्नों को मैंने अलग अलग टाइप से लिया है, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो 100 प्रश्न हैं, हर प्रश्न को मैंने अलग अलग तरीके से लिया है, कुछ क्रमानुसार है, कुछ सही जोड़ी मिलान करने के लिए है। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैंने प्रश्न रखे हैं। तो आई होप कि आपको पूरे प्रश्नों पर अच्छे से काम करना है। ठीक है, देख लेते हैं। प्रश्न है स्थापना उतर्क वाला कि रस का निर्णायक सहृदय है। ठीक है, और अगला है क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो यहाँ बता दूं, रस का निर्णायक सहृदय है, इतना तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रस का समीक्षक सहृदय है। ठीक है, सहृदय का समीक्षक रस है। तो यहाँ पे ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए सही है, लेकिन आर हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पैटर्न आपके पेपर का है, रिपीट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके विधाओं के साथ असंगत बताना है। आपको पता है यहाँ पे स्कंदगुप्त,
की पात्र अनंत देवी हैं, भोलाराम का जीव चित्रगुप्त, सिंदूर की होली हरनंदन। यहाँ पर आपको पता है धुन्नी राम, लहसन माँ, पलटदास ये तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, न कि लाल पान की बेगम की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि ये फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान भी सब सूफियों से अधिक था। बताना है यह कथन आचार्य शुक्ल का किस सूफी कवि के बारे में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कासिम शाह, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पीडीएफ करेक्ट दिख रहा है? पीडीएफ क्या आपको अच्छे से दिख रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक रचना, एक पंक्ति है, बताना है कि हिंदी लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपस्थिति, मनोरंजक निबंध रचना को मिश्र जी ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। कथन किस आलोचक का है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अधिकतर आपके पेपर में रामचंद्र शुक्ल के ही कथन आते हैं, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, अब आचार्य शुक्ल रहते तो हैं हमारे प्रश्न के ऑप्शन में, लेकिन उत्तर किसी और को ही लगाना पड़ता है। तो बताना है निम्नलिखित निबंधों का असंगत युग्म चयन करना है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद महावीर जी का निबंध है, फिर साहित्यकार की आस्था महादेवी जी का निबंध है, मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, या चक्कर क्लब यशपाल का निबंध है। यहाँ पे काव्य में अभिव्यंजना जो है महावीर जी का निबंध नहीं है। तो आपको बताना है क्या ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु का निबंध है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने दिया है, दोनों में से आप एक करेक्ट आंसर का चयन कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। क्योंकि ये टाइम मुझे लगता है कि केवल तैयारी का नहीं है बल्कि सही उत्तर चयन कर लेने का है, क्योंकि लगभग आपने 6 महीने से तैयारी की, बहुत सारे आपने ओल्ड पेपर वगैरह भी पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई का जो निबंध नहीं है वो बबूल और कैक्टस, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए चारों ऑप्शन में पढ़ करके उत्तर पर आती हूँ, करेक्ट उत्तर पर आती हूँ, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आप यहाँ पर सही तरीके से बता पाए। बताना है निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके विचारकों के साथ आपको असंगत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा असंगत कथन है बता दूं, ए ऑप्शन असंगत है कि संरचनावाद के प्रवर्तक जो हैं या विचारक हैं क्लॉड लेवी त्रास। चलिए आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न अभी भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में आ ही रहे हैं, जहाँ पूछ लिया जाता है कि बताइए ये रचना किसके जीवन पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है। ठीक है, कौन सा उपन्यास है जो कि जीवनी परक नहीं है, आपको बताना है। तो करेक्ट है यहाँ पे आपको पता है खंजन नयन जो है वो सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। फिर आपको पता है कि मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, आधारित है। फिर है यहाँ पे भूले बिसरे चित्र हमारा करेक्ट आंसर है यह, क्योंकि जीवनी परक उपन्यास नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आता है आचार्य, प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना है कि उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत कौन सा नहीं है। आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत कौन सा नहीं है। विसंगति बोध, लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, या विरुद्धों का सामंजस्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा विसंगति बोध जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है इधर, इसको पकड़ना पड़ता है। चलिए फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निकल कर आता है, प्रश्न है हमारा, ये बड़ा ही ट्रेंडिंग प्रश्न है कि वैग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है। इकाई 3 से प्रश्न है, जब भी कोई प्रश्न वगैरह आए तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रश्न किस यूनिट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन आचार्य कुंतक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा आता है कि बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सही अनुक्रम लगाने के लिए बहुत ही जो मेरा ट्रिक मैंने बताया कि पल्लव 28 में प्रकाशित है तो नहीं होगा। ठीक है, नीरजा नहीं होगा क्योंकि अनामिका 1923 में प्रकाशित है। तो हम देखेंगे कि अनामिका 1923 में प्रकाशित है,
पल्लव 28 में प्रकाशित है, लहर 33 में प्रकाशित है, 1919 आप लगा लेना, 1933 में प्रकाशित है। इसके बाद नीरजा का देख लेना 34 होगा या फिर 35 होगा, देख लेना जो भी होगा, ठीक है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, पर यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे फिर एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं जैसा मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है, कि जिंदगी नामा आपका 79 में प्रकाशित है, आवा उपन्यास मेरे ख्याल से आपका 2000 में प्रकाशित है। ठीक है, तो और एक बार देखना चाहूंगी मैं, बेघर 1971 में प्रकाशित है। ठीक है, तो बेघर यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेघर 71 में प्रकाशित है, जो किसकी रचना है, ममता कालिया का है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा 79 में प्रकाशित होता है जिंदगी नामा, कृष्णा चौबती का उपन्यास है। आवा उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, चित्रा मुदगल का है, मैंने कहा कि 2000 में ही प्रकाशित है, क्योंकि ये मुझे याद है कि ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। साथ में कुइया जान 2005 में प्रकाशित है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पेपर है, हूबहू रखा है, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, मेरा क्या है कि यदि मुझे एक भी अच्छे से आ रहा है, एक दो ऑप्शन भी मुझे अच्छे से याद है, तो मुझे ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होती है। अब इसका मान लो चलो आपको सारा याद नहीं है सारा कुछ, ठीक है, आपको सिलेबस याद है, सिलेबस के आधार पर लगाएंगे आप। आपको पता है पिता कहानी कब प्रकाशित होती है, 1965 में, बट यहाँ लास्ट में पिता नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। लेकिन राजा निर्वंशिया 1957 में प्रकाशित हो रही है, पर ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो आपको क्या लगाना है, आपको पहले लगाना है हाँ गैंग्रीन, चीफ की दावत, राजा निर्वंशिया और पिता, आपका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि सिलेबस भी आपको अच्छे से याद है और प्रकाशन वर्ष आपको कम याद है, तो भी आप उत्तर लगा पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका आएगा, अंधा युग नाटक से प्रश्न आपको आएगा। कुछ ऐसे आपके यूनिट हैं जहां से प्रश्न पक्का पूछेगा। ठीक है, कुछ ऐसे आपके यूनिट हैं कि जहां से दोस्तों प्रश्न पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आज ये जो मैंने लगाया है, ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है कि जो मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए क्लास कर ही लेती हूँ, फिर देखती हूँ। चलिए प्रश्न हमारा आता है कि बताना है कि अंधा युग, ठीक है, अंधा युग नाटक में गांधारी का साप कौन सा अंक है। आपको पता है पहला अंक जो है वो कौरव नगरी है, दूसरा अंक जो है पशु का उदय है, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंक आपका है गांधारी का साप, और पांचवा अंक है आपका विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, और इसका पूरा आपको उत्तर याद रखना है। ठीक है, इसके पात्र वगैरह कथन वगैरह आप देख के रखिएगा, सही रहेगा। चलिए प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रबंध काव्यों में आपको असंगत युग्म का चयन करना है, कि बताना है कौन सा असंगत है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है, संग्राम सार कुलपत मिश्र की रचना है। आपको पता है यहाँ पे रस सारांश भिखारी दास की रचना है, लेकिन ध्यान रखना भूषण की रचना छत्र प्रकाश नहीं है। ठीक है, छत्र प्रकाश किसकी है, लाल कवि की है। ठीक है दोस्तों, छत्र प्रकाश किसकी है, लाल कवि की। आप ध्यान रखना छत्रसाल दशक जो है रचना वो भूषण की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है वो असंगत है। हमेशा पहले प्रश्नों को देख लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। चलिए आज आते हैं, एक ये समकालीन पत्रिकाएं हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, सभी पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताना है वागार्थ, नया ज्ञानोदय, पहल या दस्तावेज। इनमें से दो पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहल किसकी है, पहल है वो ज्ञान नंदन की रचना है। कब प्रकाशित होती है, 1960 में। ठीक है, 1960 में आप लगा लेना। फिर दस्तावेज भी आपके पेपर में कई बार आ चुकी है, जो कि 1978 में प्रकाशित होती है। आप लिख लो इसको, रविंद्र कालिया, ये मुझे याद नहीं दस्तावेज किसकी है। वागार्थ का मुझे याद है कि ये रविंद्र कालिया की है, और कब प्रकाशित होती है ये वागार्थ, 1995 में। फिर इसके बाद नया ज्ञानोदय भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार पेपर में आ भी चुका है नया ज्ञानोदय। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रविंद्र कालिया की है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है। इसका प्रकाशन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 2003 में है। अब इस टाइम पे कौन सी पत्रिकाएं आ रही हैं, या तो समकालीन पत्रिकाएं आपके पेपर में पूछी जा रही हैं, या फिर आपके पेपर में भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं ही पूछी जा रही हैं। ठीक है, भारतेंदु युगीन या द्विवेदी युग सभी मिक्स करके ही आपके पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा। हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि बताना है नारीवाद का उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। बिल्कुल गलत। फिर क्योंकि नारीवाद का उद्देश्य एकमात्र यही है, ये भी गलत। आपको पता है
ये दोनों ही गलत हैं। तो जहां पे दोनों सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए आर दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न फिर हमारा निकल के आता है। ठीक है, प्रश्न हमारा आता है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आपका रिपीट होगा। बताना है कि प्रत्येक कब शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। ठीक है, या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। तो देख लेते हैं यह कथन किसका है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ये है कि यह कथन है वर्ड्सवर्थ का, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न हमारा आता है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डिंगल है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न है कि युग संधियों पर किसका निबंध है। युग संधियों पर किसका निबंध है। करेक्ट आंसर है हमारा अग्जेय जी। यह रचना जो है वो अग्जेय जी पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न है कि देख लेते हैं, प्रश्न है कि बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। ठीक है, कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आता है कि निम्न, इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, ये 2 बार पेपर में रिपीट हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कहानी उपन्यासों में रोमानी रुचि, अवसाद निराशा, अलगाव बोध का संत्रास भाव आदि का चित्रण देखने को मिलता है। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर मैं चाहती हूँ आप बताइए, क्या होगा। निर्मल वर्मा होगा या मोहन राकेश होंगे या ज्ञानेंद्र होंगे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका उत्तर मैं चाहती हूँ आप बताइए, क्योंकि उत्तर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आज मैं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और 1 सेकंड में थोड़ा सा वेट करूंगी। अपने माइक को मैं सही जगह पर सेट कर लूं, क्योंकि माइक सही जगह पे सेट नहीं है तो मुझे ना दिक्कत हो रही है दोस्तों। बार बार माइक को मैंने सही जगह पे सेट नहीं किया है तो मेरे को बार बार दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मैंने अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई टीम होती है, मैं अकेली इस टीम में हूँ। मेरे को अकेले सारी चीज़ें संभालना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ ना मुझे अकेले करना पड़ता है। कैमरा भी देखना, बीच में कोई चीज़ का दिक्कत होता है वो भी देखना। ऐसा नहीं मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं करती, क्लास में हर दिन रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन हर दिन कोई ना कोई समस्या मेरे को फेस करनी पड़ती है। कभी लाइट चली जाती है तो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं इन चीज़ों को। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लाऊं, डिजिटल बोर्ड पर लाऊं। और जब से डिजिटल बोर्ड आ गया तो मुझे कंप्यूटर पे क्लास रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं करता। और मोबाइल से तो आपने देखा मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं रही वीडियो, जबकि जब तक ये नहीं था तो मैं कंप्यूटर से काम चलाती थी, मोबाइल से चलाती थी। जब से ये आ गया तो मेरा मन कर रहा था कि इसने ही मैं करूं, फिर मैंने इतना इन्वेस्ट किया ही क्यों। ठीक है, इतना मैंने इन्वेस्ट किया ही क्यों। तो कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, बट मैं अकेली इस मंच पे हूँ तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट मैं अच्छा करूँगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। और ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, ये बताएंगे दोस्तों आप लोग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इला चंद्र जोशी का जो जन्म समय है 1902 है, उपेंद्र का 1919 है, मोहन राकेश का 1925 है। आप देख लेना यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। नरेंद्र कोहली का आप ढूंढ लीजिएगा क्या होगा, या फिर आप यूं ही लगाएंगे तो आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न हमारा आता है, क्या प्रश्न है कि बताना है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है। करेक्ट हो जाएगा हमारा आइए रिचर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक बताना है कौन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं करेक्ट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा आता है कि रीतबद्ध कवि नहीं है, कौन है जो रीतबद्ध कवि नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ठाकुर रीतबद्ध कवि नहीं है।
क्यों? क्योंकि ठाकुर रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि निम्नलिखित दरबारी कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ हमें असंगत बताना है। ठीक है, आश्रय दाताओं के साथ हमें असंगत बताना है। यहाँ पर बताना है कि बृंद कवि महाराज जसवंत सिंह के आश्रय में काम करते थे। फिर बताना है कि पद्माकर दौलत राम सिंधिया के यहाँ देव आजम शाह राइट करेक्ट आंसर होगा हमारा भूषण। यहाँ पर भूषण जो है वो असंगत है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसने नीति काव्य की रचना नहीं की? कौन से कवि हैं जो नीति काव्य की नहीं लिखते हैं? आपको पता गिरधर ने लिखा है नीति के दोहे, वृंद्र ने लिखा नीति के दोहे, दीनदयाल गिरि ने भी लिखा है, और रसिक गोविंद जो है वो नीति के दोहे नहीं लिखते हैं, और यही हमारे करेक्ट ऑप्शन में शामिल हैं। फिर आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखती हूं, औदांत सिद्धांत या औदांतवाद किसका सिद्धांत है? ठीक है, औदांतवाद बताना है कि किसका सिद्धांत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लोनजाइस। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ और अगला प्रश्न हमारा फिर निकल के आता है। प्रश्न है हमारा यहाँ पर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। प्रश्न है संत काव्य की भागवत विशेषताओं में शामिल नहीं है। संत काव्य की भागवत विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि विरह का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन। ठीक है, विरह का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन जो है वो संत काव्य की भागवत विशेषताओं में शामिल नहीं है। चलिए एक चीज मैं कुछ चीजें मैं भूल गई थी, पर चलिए बहरहाल अब तो क्लास चल ही रही है। ठीक है, अब क्लास बीच में हम कट भी नहीं कर सकते हैं। अगला है राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नव वेदांत। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा बताना है, किस लेखिका का है? तो कृष्णा अग्निहोत्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैत्रेयी पुष्पा, पद्मा सचदेव, कृष्णा चौबती को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जब नेट की तैयारी आप कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने का मतलब होता है कि चारों ऑप्शन पर आपको काम करना है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, क्या है? ठीक है, पहेलियों का संकलन, मुकर्रियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या मनोरंजन परक रचना। आपको बताना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार पीएचडी के पेपर में आ चुका है, कई बार नेट के पेपर में आ चुका है। टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से जितनी परीक्षाएं होती हैं अमीर खुसरो के बारे में, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप जरूर लिखिएगा। बताना है यहाँ पर समर गाथा किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है राजेश जोशी। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न फिर हमारा आता है अगला कि बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी शैली। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर आगे बढ़ें, देखते हैं कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम है? प्राचीनतम संस्कृत है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। पाल के बारे में आपको पता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम प्राकृतिक कहा गया पाल को, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। ठीक है, इसके बाद हिंदी तो आप जानते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ठीक है, तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो बताना है कि भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का क्या आधार है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे इतिहास। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आपको पता है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ी को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं।
अगला प्रश्न हमारा आता है कि हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ प्रश्न है, 3, 4, 8 या फिर 2। ठीक है, आप दीजिएगा उसका उत्तर। कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख बताना है किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यहाँ पे एक तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान था वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहा गया था, और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुच्छेद में इसका का बताओ 50, इसका का राइट आंसर है। बताना चाहूंगी कि ख जो है अनुच्छेद 350 ख में कहा गया है कि एक कमिश्नर की नियुक्ति होगी जो उनको मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए या विशेष उनकी शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से होए, इसके लिए एक विशेष मतलब एक कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है ताकि उनको सही तरीके से शिक्षा दी जा सके। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि सूरदास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास सबसे वरिष्ठ कवि माने गए हैं, या सूर सारावली को सूर सागर की एक विशेष सूची माना गया है, या फिर सूर सागर में दृष्टिकोण वाले पद मिलते हैं, या फिर सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। तो हमारा जो असंगत है, जो कथन सही नहीं है, वो सी ऑप्शन है, सूर सागर में दृष्टिकोण नहीं बल्कि दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर फिर चलती हूँ। बताना है कि नामदेव को संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया, ये बताना है आपको करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको काटा मैंने, इनको काटा, 2 ऑप्शन आपके पास हैं, आप बता देना, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा निकल कर आता है और प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, हजारी जी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है, रस सूत्र की व्याख्याकारों में न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य शंकुक। एक बार रस निष्पत्ति को अच्छे से पढ़िएगा, मेरा 4 पेज का मैंने रस निष्पत्ति बनाया था, तो उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। इधर रस निष्पत्ति से प्रश्न आता है तो उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। प्रश्न है, व्यंग निबंधकार लेखकों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है हमारा विद्यानिवास मिश्र जो है ई ऑप्शन में व्यंग निबंधकार की श्रेणी में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि बताना है आचार्य भोजराज रीतियों की संख्या कितनी मानते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली, अवंतिजा और मागधी। आगे बढ़े फिर से देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने गुण माने, ये तो कई बार रिपीट हर बार आ ही जाता है प्रश्न। 3 माने हैं, 5 माने हैं, 10 माने हैं, 20 माने हैं। 10-20 को आप काटो, भला मेरे को बताओ इसमें से ए और बी में से क्या करेक्ट आंसर होगा। यदि आप मेरे कोर्स से देख रहे हैं तो कोर्स वाले जरूर कमेंट किया करें, कभी भी अपनी कमी को छुपाना नहीं है। यदि हम लोग मंच पर आकर के पूछ लेते हैं कि बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों ही सीखते रहते हैं, तो कभी भी अपनी कमी को छुपाना नहीं है कि मुझसे नहीं बन रहा है। जितना आपको समझ में आए, जो भी समझ में आए, आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अंधा युग का नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं सेटअप बदलूंगी। सेटअप बदलने का मेरा जो मतलब कि अभी मैं आगे अभी 100 प्रश्न मेरे को और करने हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी, पूरा सेटअप मुझे याद भी नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मेरे को चीज़ें अकेले करनी पड़ती हैं, तो मुझे चीज़ें भूल जाती हैं कि क्या मैंने मतलब कि यहाँ पे रखा है और क्या चीज़ें हैं जो मैं छोड़ दी हूँ। चलिए, तो कुछ चीज़ें मेरी छूट गई थी, उसको मैं ऑन कर देती हूँ और आ जाती हूँ इधर।
ओके, अब क्या था, चलिए हो गया, क्लियर हो गया ना। लाइट छूट गई थी, ये लाइट लगाने मेरे को भूल गई थी, भूल गया था अभी, क्या ही बोले यार। सही है, ठीक है, आपने लगा लिया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है शिखर स्वामी, इसी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ अगले प्रश्न की ओर, कि बताना है बिंबवाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे स्वीकार किया है। कौन है जो बिंबवादी विचारक है? टी ई ह्यूम है, फ्लिंटे हैं, हीगल है या फ्लॉट। आप इनको काटिए, आप फ्लिंटो को काटिए, आप टी ई ह्यूम में और हीगल में से लगा दीजिएगा कौन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओल्ड पेपर है ये भी, सब ओल्ड पेपर है। यहाँ पर मैंने कहा कि सभी पी वाई क्यूज के पैटर्न हैं। बताना है कि कौन विचार आचार्य हैं जो कि रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? करेक्ट आंसर है आचार्य वामन, क्योंकि शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक और एक है अभिनव गुप्त, ये हमारे रस सूत्र के 4 व्याख्याताकार हैं। अगला है प्रश्न है कि काव्य तू जायते जातु कस्यचित प्रतिभा भावता। तो प्रतिभा के संबंध में यह जो उक्ति है वो आचार्य भामह की है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है आता है, ये आपसे नहीं बनता तो आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है वहां पर आप ट्रिक लगाओगे, आप ट्रिक लगाओगे कि काव्यालंकार भामह की रचना है, फिर काव्यालंकार सार संग्रह, फिर काव्यालंकार सर्वस्व रुयक की रचना है, अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर पंडित की रचना है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप ऐसे ही पकड़ेंगे पाश्चात्य विचारकों की रचनाओं को और ऐसे ही काव्य शास्त्र में से आप पकड़ पाएंगे। प्रश्न है हमारा, बताना है कि कर्तव्य और प्रेम के अंतर द्वंद्व से जूझती पात्र कौन सी है? करेक्ट आंसर है चंपा। ठीक है, आकाश दीप की चंपा पात्र है जो कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी पेपर के लिए। बताना है निम्नलिखित कहानियों का ये पूरा पैटर्न 5 मॉडल पेपर में यहाँ कराऊंगी। ये 5वां मॉडल पेपर है, 4 3 2 1, अभी 4 मॉडल पेपर कराना है। ये 5 मॉडल पेपर करेंगे, उनमें से आपके 70 से 75% प्रश्न आएंगे। 70 से उन 5 मॉडल पेपर से ही 70 से 75 प्रश्न आएंगे। और अभी मैं एक मॉडल पेपर ऐसा बना रही हूँ 100 प्रश्नों का संकलन, जहां उसी से आपके 60% प्रश्न बनेंगे, यानी कि 60% क्वेश्चन है एक लास्ट मॉडल पेपर में बना रही हूँ। ठीक है, ई बुक जिनको मैंने प्रश्नोत्तरी का ई बुक दिया था प्रॉपर, उनके लिए, साथ में कोर्स वालों के लिए, जहां पर आपको ये 60 प्रश्न, आपके 60 से 65 प्रश्न आपको उसी से आ जाएगा, उसी मॉडल पेपर से। और ये 4 मॉडल पेपर अभी आपको सॉल्व करना है, ये 5वां मैं करवा रही हूँ। 5 फिर 4 फिर 3 2 1, तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न आता है हमारा कि निम्नलिखित कहानियों का संकलन बताना है। असंगत बताना है कि चीफ की दावत जो है वो पहला पाठ कहानी संग्रह में संग्रहित है, लाल पान की बेगम ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है, अपना अपना भाग्य वातायन संग्रह में संग्रहित है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पटरिया नहीं बल्कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में संग्रहित है, क्योंकि पटरिया संग्रह में अमृतसर आ गया। ठीक है, अमृतसर आ गया कहानी संग्रह संग्रहित है। ठीक है, कहानी संग्रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि आधुनिक और पौराणिक 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाली कहानी कौन सी है? तो राजा निर्वंशिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक नाटक है जो जिसमें आधुनिक और पौराणिक दोनों कथाओं का मिश्रण है, तो बताइएगा वो कौन सा नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित कौन सी कहानी है? 2 कहानियां हमने ऑप्शन में रखी हैं, एक है सिक्का बदल गया, चीफ की दावत। सिक्का बदल गया है लेकिन चीफ की दावत नहीं है। फिर अमृतसर आ गया, भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है लेकिन परिंदे नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। आकाशदीप उसने कहा था, यहाँ पर सिक्का बदल गया और अमृतसर आ गया हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है हमारा, बताना है कि जिसके, देखो कथन है यहाँ पर, मैंने कहा कि प्रश्नों के पैटर्न को आप समझना है कि ये पैटर्न रहेगा प्रश्न का, बस आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि ये आपका कुर्सी का खटवार से है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। तो कथन है किस कहानी से है? ठीक है, कुर्सी का खटवार कहानी से। उसने कहा था कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए,
ठीक है, दुनिया का अनमोल रतन भी आपको पढ़ना है और परिंदे भी पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेट के प्रश्न हैं और ऑप्शन में लगे हुए हैं। तो जो ऑप्शन में आए हुए हैं यदि उनको भी आप कवर करते हैं तो मेरे ख्याल से आप अच्छा कर पाएंगे परीक्षा के टाइम पर। प्रश्न है कि स्त्री पुरुष के दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन का चित्रण किस नाटक में मिलता है? अंजू दीदी में? बिल्कुल नहीं। आषाढ़ का एक दिन? बिल्कुल नहीं। सिंदूर की होली में भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो किसने मिलता है? आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्री पात्र बताना है चंद्रगुप्त नाटक की नहीं है। कौन सी स्त्री पात्र? आपको पता है देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त नाटक की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आता है हमारा कि पंत जी की कौन सी रचना है जो नव मानवतावादी के अंतर्गत नहीं आती? पंत जी ने 3-4 तरह की रचनाएं लिखी हैं। छायावादी रचनाएं, फिर उन्होंने नव मानवतावादी, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तो यहाँ पर जो युगपथ है, युगपथ आपकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है, न कि नव मानवतावादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, अब मुझे इसका ठीक ठीक क्रम तो नहीं याद है, पर इतना पता है कि हिम तरंगिणी हिम पिरिटनी माता समर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि प्रगतिवादी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। और अभी मैं आपको खुद ये पढ़ाई हूँ, तो जितने कोर्स वाले हैं एक बार बताने का प्रयास करना। याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। अब प्रकाशन वाला मैं बता भी दूं, अधिकतर रचनाएं वही पूछेगी जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं। ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, अधिकतर रचनाएं वहीं से आएंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का अनुक्रम बताना है। तो देखो, यदि आपको ठीक ठीक रचना का क्रम याद नहीं रहता तो आपने हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को तो पढ़ा है। आपको पता है मिलन यामिनी यहाँ पर तो पहले नहीं आएगी, बहुत लास्ट में रचना आती है। मिलन यामिनी जाल समेटा, यहाँ एकांत संगीत है तो नहीं आएगा। यहाँ बंगाल का काल नहीं, आप देखना एकांत संगीत है, सतरंगिनी, बंगाल का काल, मिलन यामिनी, ये आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर याद रहे चाहे ना, क्योंकि इसको इसलिए काटा क्योंकि एकांत संगीत यहाँ पर पहले नहीं आता है। ठीक है, मधुबाला, मधुशाला, ठीक है, तो मधु कलश, निशान निमंत्रण, तो थोड़ा सा वो क्रम आपको याद रहेगा तो भी आप लगा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न आपके एमपीपीएससी का था कि कौन से कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं। तो भवानी प्रसाद तार सप्तक में नहीं बल्कि द्वितीय तार सप्तक में शामिल कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो फिर से आपको देखो अगजेन जी की रचनाओं का क्रम लगाना है, लेकिन यदि आपने अगजेन जी की रचनाएं पढ़ी हैं और आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद है तो भी आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आपको पता है कि आंगन के पार द्वार एक छोटे प्रकाशित है। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं होगा। हरी घास पर क्षण भर 49 से प्रकाशित है, लेकिन देखोगे हरी घास पर क्षण भर यहाँ 49 में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। और आपने इसको काटा तो आपका राइट आंसर यही ना होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाशन वर्ष ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। असंगत आपको चयन करना है। बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। आपको पता है कनुप्रिया धर्मवीर भारती की ही रचना है, शमशेर की रचना नहीं है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर असंगत है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोस्तों असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। काठ की घंटिया, बांस का पुल, मैं आपको से बोल रही हूँ। ठीक है, काठ की घंटिया, बांस का पुल, फिर गर्म हवाएं, कुआनो नदी, यहाँ पर जमीन पक रही है, ये जो है ये इनकी रचना नहीं है, सक्सेना जी की रचना नहीं है। फिर आगे बढ़े। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन असंगत है। कौन असंगत है तार सप्तक को लेकर फिर से मैंने आपसे प्रश्न किया। आई होप कि आपको ये बनता होगा कि दूसरे सप्तक में रघुवीर जी शामिल हैं, तीसरे सप्तक में केदारनाथ जी शामिल हैं, तार सप्तक में भारत भूषण जी शामिल हैं। आपको पता है यहाँ पे चौथे सप्तक में कीर्ति चौधरी नहीं शामिल है बल्कि तीसरे सप्तक में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है। तो यहाँ पे नैतिकता, नैतिकता द्विवेदी युग की विशेषता नहीं, क्योंकि नैतिकता जो होता है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक है। ठीक है, ना कि इसको द्विवेदी युग का पर्सनल विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया था।
बाकी सभी हैं, इतिवृत्तात्मकता भी है, स्वच्छंदता भी है, साहित्य की स्वदेशिता भी बल दिया गया कि साहित्य किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, नैतिकता पर बल नहीं दिया गया क्योंकि ऑलरेडी वो मनुष्य के अंदर उसकी प्रवृत्ति मिल ही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आता है दोस्तों कि बताना है कि कौन सी रचना है जो कि यहाँ पर असंगत है। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा पावस पचासा, प्रेमघन ने लिखा आनंद अरुणोदय, भारतेंद्र ने लिखा भक्ति सर्वस्व। आपको पता है दुर्गा दत्त व्यास की रचना है अधमोद्धार शतक। ठीक है, नवभक्तमाल नहीं है। एक बार आप प्रयास करिएगा करेक्ट आंसर चयन करने का, बाकी डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। अब ये उत्तर आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे चीजें मैंने एलिमिनेट करती हूँ, उत्तर आप लगा के बताइएगा भला कि आपको बताना है संगत कौन सा है। ये आपको पता है कि शंकर सर्वस्व कामता प्रसाद की नहीं है क्योंकि कामता शंकर यहाँ पर कामता प्रसाद ने क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण लिखा है, व्याकरण नाम से पुस्तक। शंकर सर्वस्व का है, मतलब ये शंकर सर्वस्व जो रचना है ये आपकी नाथूराम शर्मा शंकर की है। फिर वनाष्टक बताना है किसका है। आपको बता दूं कविता कलाप इनकी रचना है, कविता विलाप नहीं। ठीक है, कविता कलाप इनकी रचना है, कविता विलाप नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका असंगत हो गया। अब बताइएगा वनाष्टक संगत है या मयंक महिमा भारतेंदु की, कौन सी रचना संगत है। अब आपको बताना है ए और डी ऑप्शन में, आप बताएं कहीं कमेंट सेक्शन में तो अच्छा रहेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आती हूँ। बताना है द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। आपको पता है उदय शंकर भट्ट जो है वो द्विवेदी मंडल के कवियों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो हमारा प्रश्न आता है दोस्तों कि दिनकर जी ने काम आध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है। करेक्ट आंसर है हमारा उर्वशी। फिर आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है हमारा स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि स्त्रीत्व ही सतित्व है। ठीक है, ये स्त्रीत्व ही सतित्व है, ये स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ओल्ड पेपर है, मैंने कहा कि पूरे प्रश्न ओल्ड पेपर है, खुद के प्रश्न कुछ भी नहीं है और ये प्रश्न आपको अलग अलग सत्र से लिए गए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, कुछ 19 के प्रश्न हैं, जैसे कि ये 19 का प्रश्न है, सत्ता के प्रतिमुख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। फिर आगे बढ़े तो प्रश्न आता है हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा, क्या गुप्त जी हैं, प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, वर्मा जी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक, यानी मुक्त छंद लिखने की जो प्रथा चलाई थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चलाई थी। बताना है कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी आलोचना के जनक ही आचार्य भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है नाटक। नाटक इनकी निबंध रचना भी है और हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक भी नाटक मानी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आता है बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिव मंगल सिंह सुमन की नहीं है। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन या मिट्टी की बारात। अभी कल या परसों ही पढ़ा रही थी, यदि आप मेरे कोर्स से देख रहे हैं, और मैंने प्रोनाउंस भी किया था कि इन प्रश्नों को आपको पढ़कर आना है। ठीक है, तो एक बार आप बताने का प्रयास करना ABCD में कौन सा है, या नींद के बादल। नींद के बादल भी है, चलिए छूट गया था ई ऑप्शन में। चलिए अब बताना है कि मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले कवि कौन नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कवि हैं जो कि स्वच्छंदतावादी हैं, या फिर मनोविश्लेषणवादी हैं, उत्तराधुनिकतावादी हैं, बिंबवादी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखना कौन से कवि आदिकाल के हैं, भक्तिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त धारा के कवि हैं। कौन से कवि हैं जो कि जैन परंपरा के हैं। कौन से कवि हैं भक्तिकाल के निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण धारा में कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, यानी कि कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। कौन से कवि हैं जो कि भारतेंदु मंडल के हैं, भारतेंदु मंडल के बाहर के हैं, या भारतेंदु मंडल के अन्य कवि हैं। कौन से हैं जो कि द्विवेदी मंडल के हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, और द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों में शामिल हैं।
ठीक है। ऐसे ही कौन से छायावादी कवि हैं, कौन से उत्तर छायावादी कवि हैं, कौन से प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, कौन से समकालीन कवि हैं, या कौन से कवि हैं जो तार सप्तक, चारों सप्तक में शामिल है। इससे आपने देखा कि ओल्ड पेपर पूरा आया हुआ है। ठीक है, सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताया मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले जो कवि नहीं है वो प्रसाद जी नहीं है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, तो अगले प्रश्न की ओर देखती हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि बताना है कि प्रगतिवादी कविता में विद्यमान है, विशेषता है। ठीक है, छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया, सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया, सामंतशाही और पूंजीवाद का विरोध, और उक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर बता दूं, सभी है, ये सभी विद्यमान है। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो छायावादी कवि थे वो ऑलरेडी उन्होंने प्रगतिवाद पर रचनाएं लिखी हुई हैं। सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया सही है, ये भी सही है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की, देखो आ गया ना, ताज कविता का मूल स्वर क्या है? तो ताज कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी ही रहा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि प्रश्न है हमारा कि किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य की रचना की? आप बताइए भला। ठीक है, ये आपको हर किताब में मिला होगा। आपने यदि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ी है, या आपने पुनीत रॉय को पढ़ा है, तो ये आपको मिला होगा। यहाँ पे मैं कुछ एलिमिनेट करती हूँ। मैंने किसको, मैंने नागार्जुन को और मैंने मुक्तिबोध को एलिमिनेट किया। ठीक है, अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसे एक प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है हमारा एक कथन को लेकर के है। ठीक है, प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या है। हमारा प्रश्न आता है कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें ना कहीं कृत्रिम आडंबर है, ना कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल, और ना ही शब्दों की तोड़ मरोड़। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन बताना है, किसके बारे में है? तो कुलपति मिश्र। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अंतिम प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। हमारा 91 प्रश्न है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, कथन बताना है। किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा, सॉरी अरस्तु ने कहा। आगे फिर चलते हैं। प्रश्न आता है, बताना है कि निम्नलिखित में से दार्शनिकों के विचारों में कौन सा विचार संगत है? ठीक है, कि प्लेटो ने कहा कि बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं, प्लेटो ने। अरस्तु ने प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्धत माना है, या फिर क्रौंचे कविता को सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदों देख के लिए भावों को उद्वेलित करती है, या फिर अलोंजानस कहते हैं कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। तो जो विचार यहाँ पे असंगत है ये क्रौंचे का नहीं है। ठीक है, ये विचार क्रौंचे का दोस्तों नहीं है, क्रोचे होगा, क्रौचे का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? तो करेक्ट हो जाएगा कवि की अंतःचेतना की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है हमारा कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में, अब आपको पता है इनकी और घनानंद, तो घनानंद तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, बताना है। आचार्य शुक्ल का कथन किसके लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसखान के लिए है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और करेक्ट एक प्रश्न देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी आपके पेपर का ही है। 100 के 100 प्रश्न आपके ओल्ड पेपर के हैं। मेरी आदत रही है, मेरी 2-3 आदतें ऐसी हैं जिसको मैं इस समय आपके सामने ला नहीं पा रही हूँ, कि 50 पेज को पढ़ करके 10 पेज मिला देना और 10 पेज का और छोटा करके 5 पेज मिला देना, सार बताना कि पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पर अभी मैं समय नहीं दे पा रही। मैं चाहती हूँ कि यदि मैं बाहर जाके जॉब करूँ तो मैं 8 घंटे जॉब करूँगी, लेकिन मैं नहीं दे पा रही, तो मुझे बड़ा दुख भी हो रहा कि मैं क्यों टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर 6-6 7-7 घंटे काम करूँ, मैं कोर्स वालों के लिए 2-2 3-3 घंटे काम करूँ, पर व्यस्तता ऐसे हो जाती है। कल मैं पूरा दिन मतलब कि व्यस्त ही रह गई थी, फिर मैंने कोर्स वालों को पढ़ाया और फिर इसके बाद तो मैं आज से कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा आप मेरे लिए भी लिखा करो,
ठीक है, कि मैम इतना सब करने के बाद भी आप क्यों नहीं आते क्लास में, ठीक है, आप टाइम निकालो। तो कुछ कभी भी कुछ मोटिवेशन की चीज़ें मेरे लिए भी आप लिखा करो। तो कमेंट में सबका पढ़ती हूँ, बट कल एक मित्र का कमेंट मेरे को बड़ा बुरा लगा। उनका था कि कह रहे थे कि इतनी सारी पुस्तकें रख के क्या करेंगे आप। मैंने उनको जवाब दिया कि जब आपको एक लेखक बनना पड़ेगा, आपको एक लेखक बनना है, तो उससे पहले आपको एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा पाठक बनना पड़ेगा, और आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप बेहतर पुस्तकें लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि पुस्तक आपके अंदर की उपज होगी, तो नहीं, आपको पुस्तकें अलग अलग राइटर्स की पुस्तकें पढ़ेंगे आप। जब मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारी बार मैंने ई बुक को, बहुत बार मैंने ओल्ड पेपर को पढ़ा, तब मैं एक ई बुक तैयार कर पाई। जब मैंने बहुत बार प्रश्नोत्तरी को पढ़ा, तब जाके मैं प्रश्नोत्तरी बुक आपके लिए तैयार कर पाई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उससे कहीं बेहतर आप पुस्तक बनाएंगे। ठीक है, मैंने उनको जवाब भी दिया था। बोल रही थी खुद खुद को तो नहीं हुआ जी यार, आप इतनी सारी पुस्तकें रखने के बावजूद भी। मैंने कहा कि मेरा जो उद्देश्य है पहले अपने छात्रों के लिए है, जो मुझसे जुड़े हैं, पहले मैं उनके लिए अच्छा कर दूं, फिर है इसके बाद मैं खुद के लिए कर लूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न आता है, आदिकाल में है कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। बताना है कि किस प्रकरण में लिया गया है, आदिकाल के किस प्रकरण से, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4। तो प्रकरण 2 हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है, बताना है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम आप बताइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। पाली, पाली होगा, पाली नहीं, पाली होगा, प्राकृत, संस्कृत या भट्ट। चलिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बताना है सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय काल रहा है वो क्या रहा है, तो संक्रांति का काल रहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 99 प्रश्न पर, और हमने कहा था 100 प्रश्नों का संकलन लिया है दोस्तों। प्रश्न है कि खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है, करेक्ट है हमारा अमीर खुसरो। फिर आगे बढ़ते हैं तो अंतिम प्रश्न हमारा निकल कर आता है, ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा निकल कर आता है 100 नंबर का, कि ठीक है, प्रश्न है कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, ठीक है, मन के भीतर की वस्तु है, कथन किस निबंध से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा कविता क्या है। ठीक है, कविता क्या है, संस्कृत और सौंदर्य मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 100 प्रश्नों का संकलन। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरे मोटिवेशन के लिए लिखेंगे, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन है वो आपसे है ना। तो ज़रूर लिखिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आऊँ। और ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है, फिर चौथा लाऊंगी, तीसरा लाऊंगी, दूसरा, क्योंकि पहला मॉडल पेपर सबसे बेहतरीन है। आपको पता है, मैंने पहला बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बनाया, तो मैं पीछे से लेकर आ रही हूँ। और साथ में प्रश्नोत्तरी आप खूब सारा लगाइए। प्रश्न लगाएंगे तो आपको अपनी कमी महसूस होगी कि तैयारी किस लेवल की है। किसी की तैयारी में कमी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको पढ़ना है। ये भी मत सोचिए कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ना है। पेपर के टाइम पे ऑलरेडी आपको याद आएंगी चीज़ें, अब बहुत रटने पे ध्यान मत दीजिए, सिलेबस को प्रॉपर तैयार कीजिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।